हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास के एनसीईआरटी सामाजिक एवं विज्ञान के जीवन फर्स्ट पार्ट है देखेंगे। इसमें फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है विविधता की समझ। आज हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर है विविधता की समझ। पहले तो हम देखेंगे कि विविधता का अर्थ क्या होता है। विविधता का अर्थ होता है योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, व्यवहार और धर्म से संबंधित होता है। यह क्या होता है कि जो लिंग और जाति और भाषा, व्यवहार और ये धर्म होते हैं वह अलग अलग होते हैं। इनके अलावा मनुष्य की जो सामाजिक और सांस्कृतिक या भौगोलिक स्थिति भी विविधता के मुख्य कारक है। इसमें देखेंगे जैसे कि ये जो 3 पिक्चर दी हुई है यह अलग अलग है। जैसे जिस तरह हमारी चित्रकारिता में भिन्नता होती है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान और रहन सहन, ओढ़ने पहनने, भाषा में भी भिन्नता होती है। फर्स्ट क्या है, हमारी दोस्ती करना। इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है, लेकिन क्या है जो अलग है आपसे, रहन सहन और धर्म जाति इससे अलग है, उसके साथ दोस्ती करना थोड़ा अटपटा ही लगता है हमें। तो इसमें दी गई है हमारे सामने में एक स्टोरी दी गई है 2 लड़कों की। तो देखेंगे कि एक ये लड़का जो अखबार बेचता है, सेकंड के ये लड़का जो अखबार साइकिल पर वहाँ पर फुटपाथ पे आता जाता रहता है, यह इसके साथ इसकी दोस्ती हो जाती है। तो देखेंगे कि ये जो अखबार है लाल बत्ती हो जाने के बाद अखबार बेचता है, तो यह अंग्रेज़ी का अखबार इस साइकिल वाले के पीछे भागता है लेकर कि, और जो उस दिन की सुर्खियाँ होती है वह हिंदी इंग्लिश के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता है। तो उसने जो ये इंग्लिश ये जो साइकिल पे आता जाता रहता था, उसने उस अखबार वाले को बुलाया और कहा कि हिंदी का अखबार दीजिए। यह सुनकर ये जो अखबार बेचने वाला था उसका मुंह खुला रह गया। क्यों खुला रह गया? उसको लग रहा था कि ये जो साइकिल पे आता था इसको अंग्रेज़ी आती है, क्योंकि उसका रहन सहन था, उसका बोलने चालने की जो वो थी कि उसको लगता था कि इसको अंग्रेज़ी ही आती होगी, हिंदी पढ़ने नहीं आती होगी। फिर उसने उससे पूछा कि क्या आपको हिंदी आती है? तो फिर उसने बोला यस मेरे को हिंदी पढ़नी आती है। मैं जहाँ स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट उसने पहली बार सुना था, अखबार वाले ने सब्जेक्ट शब्द। तो उसके स्कूल, क्योंकि वह स्कूल में गया था, तो हरी बत्ती होने के बाद वह वहाँ से चला गया। अब वो दूसरे दिन आया, फिर वहाँ पर रुका। फिर उसने उसको अखबार देते हुए अखबार वाले ने उसको पूछा कि सब्जेक्ट का अर्थ बताइए भैया। तो उसने माना अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ क्या बताया, प्रजा। उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। तो यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा उसके बाद चूँकि फिर लाल बत्ती हो गई, मैंने पूछा तुम कभी स्कूल नहीं गए क्या? उसने पूछा, जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए और बोला कि नहीं, मैं तो अपनी माँ के साथ ही यहाँ पर अखबार बेचता रहता हूँ। तो फिर हरी बत्ती हो गई, फिर वह वहाँ से जाने लगा और चिल्लाते हुए उसने अखबार वाले को बताया कि अब मेरी माँ यहाँ नहीं है, तो मैं अकेले ही यहाँ अखबार बेचता हूँ और मेरा नाम समीर है। फिर अगले दिन वहीं पर उनकी हेट भेंट हुई। तो वहाँ पर उसने उन्हें बताया कि शर्माते हुए उसने अखबार वाले ने पूछा कि भैया आपका क्या नाम है? तो उसने भी बताया कि मेरा नाम समीर है। तो उसकी आंखें एकदम से चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए कि तुम्हें पता है समीर, दोनों का नाम एक सेम हो गया। तो जो ये साइकिल पे जो आता था उसने बताया कि तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? समीर का अर्थ होता है हवा और पवन। और पवन पुत्र कौन थे जानते हो? कौन है? हनुमान। तो अब से आप समीर 2 हो गए थे। तो उन्होंने दोनों ने हाथ मिलाया और बोले कि समीर 2। फिर अगले दिन वहीं हेट बेट हुई। लेकिन उस अगले दिन जो ये समीर फर्स्ट था, जो अखबार बेचने वाला था, उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसने कहा वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था कि फिर उसने बोला कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा, मेरे सभी लोग मेरठ में ही हैं। उसकी आंखें भर गई, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो फैमिली रहती थी वही मेरठ में ही रहती थी। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई और दूसरे समीर ने उसे सांत्वना भी
दिया। अगले दिन फिर उसने देखा कि वह अखबार बेचने वाला समीर अब तो यहाँ पर आता नहीं था। कि फिर यही विविधता का अर्थ यही देखेंगे कि हम, जैसे कि समीर एक को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती थी और दूसरी को हिंदी ज़्यादा आती, फिर भी वह एक दूसरे से अच्छी तरह बात कर लेते थे और उनका धर्म भी अलग अलग था। एक तो हिंदू था और दूसरा कौन था, मुसलमान था। दोनों में दोस्ती, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, भाषा, भिन्नता विविधता के ही पहलू होते हैं। धार्मिक और फिर देखेंगे कि जाति, सेकंड क्या हमारा जाति व्यवस्था समानता एक ही उदाहरण है। एक व्यवस्था में समाज अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार भी लोग किस तरह से काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे कि कुम्हार होता है, कुम्हार के घर पर पैदा होते हैं, उनका काम कुम्हार के तरीके से जो काम करते हैं वो उसी फील्ड में जाते हैं, ना कि दूसरी फील्ड में वह काम नहीं कर सकते थे। जैसे कि जिस जाति में वह शूद्र जाति में हुए, जैसे कि पहले शूद्र जाति में लोहार जाति में उनका जन्म हुआ, तो वह लोहार का ही काम कर सकते थे, वह दूसरी जाति का काम नहीं अपना सकते थे। इससे गैर बराबरी पैदा। आप तो फिर क्या है, हमारा विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध कर सकती है। जैसे समीर एक और समीर दोनों दोस्त थे, उनकी धर्म भी अलग थे और भाषा भी अलग थी, तब भी दोस्त होते हैं। जैसे कि हमारी क्लास में जो हमारी क्लासमेट होते हैं उनके भी हमारे अलग अलग जाति के होते हैं। उनका खान पान, रहन सहन, त्यौहार, थोड़ी अलग ही भाषा दिखाई देती है, फिर भी हम उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियाँ और बातों की कहानियाँ पसंद होंगी। आपको खुद कहानियाँ बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने में हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, क्योंकि जो कहानियाँ लिखते हैं, जो इतिहासकार होते हैं हमारे, अलग अलग सोर्स इकट्ठा करके, अलग अलग बुकों से वो सोर्स इकट्ठा करके ही उन्हें अपनी बुक में तब्दील करते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों में नज़दीक रहे, उन्होंने जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानी और वर्तन, अलग अलग तरह के अलग अलग टॉपिक पर सभी इतिहासकार कहानियाँ लिखते हैं। जैसे कि देखते हैं कि जिसकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी, सभी कहानीकारों, कहानी सुनने वालों की ऐसी जगह रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल सफ़ेद पहनते हों, खाने पीने के भी कुछ ही सामान हो, केवल 2 पशु पक्षी पालते हों, सांप सीढ़ी खेलते हों, सांप सीढ़ी खेल कर ही वो मनोरंजन करते और पशु में हिरन और कौवा रखते हो। ऐसे में रहकर वह कैसी कहानियाँ लिख सकते, वह इतने ज़्यादा सोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिमिटेड होता है उनके पास चीज़ें। इसीलिए फिर क्या हमारा भारत में विविधता। भारत में विविधता, भारत क्या है, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार के खाना पाना, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव क्या है, हम मतलब क्या है, चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग होता है। करते वही हैं लेकिन करने का तरीका हमारा अलग होता है। हम विविधताओं को कैसे समझें, अब क्या हमारी हेडिंग, हम विविधता को कैसे समझें। करीब 2-2.25 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस, कार आदि नहीं होते थे तो हम यात्रा कैसे करते थे। जैसे कि घोड़ों और ऊँटों पर बैठकर पानी के जहाज़ों में हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। अक्सर ये यात्रा की क्या कर, खेती और बसाने के लिए, नई ज़मीनों की तलाश, फिर व्यापार करने के लिए जो यात्राएँ होती थी उसका कम समय करने के लिए, जहाँ पर अकाल व सूखे पड़ जाते थे वहाँ से एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से जाने के लिए इनका प्रयोग किया जाने लगा। लोग जब नई जगह पर बसना शुरू करते हैं तो उनका रहन सहन थोड़ा बदलाव हो जाता है। कुछ चीज़ों में नई चीज़ों अपनाना, उनके दर्रे, उनके भोजन, खाने, धर्म आदि, उनकी संस्कृति में नई जगह की प्रवृत्ति आदान प्रदान होता है। अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास अलग अलग होता है। इससे पता चलता है कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने की योग्यता प्रदान की है। इस तरह के कई क्षेत्रों में अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविध संपन्न हो जाते थे। जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जैसे कि हम अपने रिलेटिव के घर पे भी जाते हैं तो हमारे घर का रहन सहन और उनके घर का रहन सहन भी अलग अलग हो जाता है। उसी तरह हमारे
की स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं वहाँ की भाषा में भी परिवर्तन हमें दिखाई देने लगता है। यहाँ देखेंगे कि भारत में 2 भाग जैसे कि लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि भौगोलिक कारकों और ऐतिहासिक पर क्या असर पड़ता है। देखेंगे कि लद्दाख का अंदर जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा है। तो ये पिक्चर दी हुई है कि यहाँ पर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। यहाँ हमारे लिए ज़्यादा तो सोर्स नहीं होते थे, बस व्यापार करने के लिए लद्दाख का जो जंग है थी आने जाने की, वह हमारे लिए बहुत बेनिफिट हुई। लद्दाख में खेती बहुत कम होती थी क्योंकि यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती थी इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ से ही ये पहाड़ियाँ ढकी हुई होती थी। पानी के लिए जो गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ होती थी, इन्हीं पर वह निर्भर होते थे। यहाँ के लोग क्या करते थे, एक खास किस्म की बकरी पालते थे जिससे क्या होता था, पश्मीना ऊन मिलती थी। यह ऊन जो कहाँ लेके जाते थे, कश्मीर में ले जाकर इसकी सालें बनाई जाती थी। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ और मांस खाते थे। परिवार के पास कुछ गाय और बकरी याक आदि होती थी। रेगिस्तान का होने का यह मतलब नहीं कि यहाँ व्यापार आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता था। क्यों? क्योंकि जो जिसे तिब्बत कहते थे, वहाँ पर से जाने के लिए जो ये काफिला अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख के रास्ते से ना तिब्बत पर जो बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे, वहाँ तिब्बत लद्दाख के रास्ते से ही पहुँचे थे। लद्दाख को क्या कहा जाता है, छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म में परिचय हुआ। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तिब्बत का ग्रंथ कौन सा है? केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। इस पर नाटक भी खेलते हैं। अब क्या है, अब देखें हम केरल के बारे में पढ़ेंगे। केरल क्या है कि केरल कहाँ है? भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है, जिसके एक तरफ तो समुंदर से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर ही जो ये मसाले होते हैं, केरल के जो प्रसिद्ध मसाले होते हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि इन पहाड़ियों पर ही उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह अक्सर व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक है। यहाँ केरल से जो मसाले होते हैं, इन्हीं के कारण केरल से व्यापार किया जाता है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? अरबी और यहूदी आए थे केरल व्यापार करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। भारत में जो ईसाई धर्म आया है वह कौन लेके आया था? संत थॉमस लेके आए थे। अरब में कई व्यापारी जहां आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहां आए, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। यहाँ पर मुसलमानों की इज्जत की जाती थी। वास्को डी गामा था जो भारत आया था, भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा भारत पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे थे। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग जो विभिन्न धर्मों का पालन करते थे, उसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता था, चीनी जालों में हूबहू मिलते हैं। क्या कहा जाता था उनको? चीना वाला। चीनी जाल को क्या बोलते हैं? चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए जो लोग उसका बर्तन का यूज करते थे, उसे क्या बोलते थे? चीना चिट्टी कहते हैं। इसके जो चीन शब्द है ना, जैसे कि ये चीन शब्द जो फर्स्ट लिखा हुआ, इससे ही हमें अनुमान लगाते हैं कि इसकी उत्पत्ति चीन में हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल में सबसे ज़्यादा त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? ओणम त्यौहार मनाया जाता है। आकर्षक है नाव। और क्यों मनाया जाता है? मतलब जो केरल में ये ओणम त्यौहार मनाया जाता है, उसमें त्यौहार में सबसे जो आकर्षक चीज़ होती है उसमें क्या होती है? नाव प्रतियोगिता होती है। देखो
देखो जहाँ केरल और लद्दाख में भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से अलग थी, तभी भी उनमें एकता दिखाई देती है। दोनों क्षेत्रों में इतिहास की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों क्षेत्रों में चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इससे पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। अब देखेंगे कि विविधता में एकता। भारत में विविधता यानी एकता को उसकी ताकत का स्रोत माना है। जब अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया, तब भारत पर राज किया उनके विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्रों, महिलाओं, पुरुषों को अंग्रेज़ों ने मिलकर लड़ाई की। चाहे उनके धर्म व अलग, भाषा अलग थी, लेकिन उन्होंने एकजुटता दिखाई अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए। अंग्रेज़ों को लगता था कि ये इनके धर्म और जाति अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, इससे वह यह काम नहीं कर सकते। उन्होंने फूट डालने की भी कोशिश की, लेकिन भारत में भारतीयों ने एकजुटता दिखाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लड़ाई में वह सब जीत गई। इसके लिए एक कविता भी लिखी गई है। जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसके ऊपर कविता भी लिखी गई है। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयार ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, गोली खा के सोए जलियांवाले बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। यह गीत कहाँ गाया गया था? अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता है। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने जो वहाँ पर शांति के लिए आए हुए जो हिंदू, मुस्लिम, पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े सभी थे, उन पर खुलेआम गोली चलाई। वहाँ पर बहुत लोगों की जानें गई, घायल भी हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। तो ये कि क्या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए इस पिक्चर में यह पंडित जवाहरलाल नेहरू है। यहाँ 15 अगस्त को भाषण दे रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में क्या कहा है? भारत की खोज। उनकी किताब का क्या नाम है? भारत की खोज में क्या लिखा है? भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना, प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता को वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। इन्होंने क्या कहा? अनेकता में ही एकता है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, यहाँ हम डिस्कस करके देखेंगे। राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 का नाम भी क्या हमारा? विविधता एवं भेदभाव। सो थैंक यू।